नमस्कार, एमपी18 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। और आप कल जो हमारी चर्चा खत्म हुई थी, जहां से आज हम फिर वहीं से प्रारंभ कर रहे हैं, उद्योगों के असर पर व्यापारी कितना परेशान है और किस तरह से व्यापार धीरे धीरे सिसकता जा रहा है। मैं फिर वहीं से हुल्लड़ मुरादाबादी की उस दो लाइनों से स्टार्ट करता हूं कि भूख, गरीबी, महंगाई इश्क मुझसे कर रही थी, एक होती तो मैं निभाता, तीनों मुझ पर मर रही थी। देखने में ये 3 लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं या एक एक शब्द है, पर बहुत बड़ी बात कह दी है उन्होंने। लुकमान जी, कल हम बात कर रहे थे कि जो छोटा वर्ग है, ऑटो चला रहा है या रिक्शा चला रहा है या जो चाट के ठेले बना रहा है या फिर घूम घूम कर सब्जियां बेच रहा है या घूम घूम कर खिलौने वगैरह रखे रहते थे और 10 रुपए प्रति सामान ऐसे करके ठेले में लगा के बेचते थे। आप उनकी बात करें, जब रेलवे स्टेशन में अपन जाते थे तो रेलवे स्टेशन में भी कई व्यक्ति झोले पर सामान रखे हुए छोटे छोटे सामान बेचते थे। उन सबका क्या हुआ? इस महामारी में उनका क्या हुआ? वास्तविक तौर पे विश्वकर्मा जी, देखा जाए तो महामारी का जो असर है इन्हीं लोगों पर सबसे ज्यादा इन पर हुआ, खासकर ऐसे छोटे व्यापारी, मध्यम वर्गीय और ऑटो रिक्शा चालक और हेड़ी वाले जो रोज कमाते थे और शाम को अपने बच्चों के लिए खाना और खाने की व्यवस्था लेके जाते थे। बिल्कुल परिस्थिति के अनुसार कहना बहुत आसान है कि घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए, बिल्कुल रहिए घर पर, लेकिन खाएंगे क्या? भूखे पेट कैसे रहा जा सकता है? बच्चों को क्या खिलाएगा? आज आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, कुछ शासन की तरफ से और कुछ समाज सेवियों की तरफ से मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जो बढ़ चढ़कर इस पर हिस्सा ले रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा ढूंढकर खोजकर भूखों को खाना खिला रहे हैं, वरना बहुत तबाही हो जाती, बुरी स्थिति हो जाती है। जो मेरा जो आंकड़ा सहनीय होती है, हमारे जो संवाददाताओं ने यहाँ बातचीत की तो उससे ये लगा कि गांव में जो जैसे कि 3 महीने का राशन फ्री दिया जाएगा, इस तरह की बहुत सारी बातें, पैसा आपके खाते में जाएगा, पर मेरी जितने लोगों से बात हुई, ज्यादा नहीं, कम से कम 2% लोगों से बात हुई, पर उनमें से आज तक किसी के पास कुछ नहीं पहुंचा है। जो कार्डधारी है उनको राशन मिल रहा है जी, नो डाउट, फ्री भी मिल रहा है। जिनके पास कार्ड जो जिनके पास कार्ड नहीं है उनको नहीं मिल रहा है, उनको नहीं मिल पा रहा है। और जो रोज कमाने खाने वाले, मैं ऐसे कई रिक्शा चालकों को जानता हूं जो दिन भर रिक्शा चलाने के बाद शाम को दुकानों से खाने की सामग्री, खासकर चावल दाल रोज खरीदते, रोज बिल्कुल रोज खरीद के मेरे सामने से गुजरते थे। खासकर वो पल्लेदार जो आलू प्याज ढोते हैं, गोदाम में काम करते हैं, हार्डवेयर में सीमेंट का लोड करते हैं, ये रोज वाले हैं। इनको रोज शाम को अपने मालिक से पैसा लेके और खरीद के सामान फिर ले जाते थे। निश्चित तौर पे अगर वास्तव में गाजगिरी है या उनकी आत्मा करा रही है तो ये कोरोना उन्हीं पे असर डाल रहा है। एक और बात जैसे आपने बताई, तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं मोहम्मद इश्तियाक, ऑटो चालक हैं और समाज सेवी भी हैं, पर आज वो बहुत बुरी स्थिति में है और बहुत पहले ये चाय की दुकान भी किया करते थे और मेरे साथ ये जुड़ रहे हैं। तो इश्तियाक जी, आप ये बताइए कि जैसा कि हमारी चर्चा में है, आप सुन रहे होंगे, तो क्या लगता है आपको कि ये छोटे छोटे व्यापारी जो हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उन पर कितनी गाजगिरी है और किस तरह से वो अपना पेट पाल रहे हैं? अनिल भाई, आपने बहुत ही सही और उपयुक्त सवाल किया है कि इस महामारी के कारण छोटे और मध्यम व्यापारियों पर किस तरह असर पड़ा है। जिस पर असर पड़ा है वही जानता है, और सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है वो शायद छोटे और मध्यम व्यापारियों पर ही पड़ा है। देखिए, जिनके पास है उनको कोई चिंता नहीं है, वो अच्छा खासा उनके पास है, क्योंकि उन्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे ज़्यादा चिंता कौन करता है? छोटे और मध्यम व्यापारी। छोटे व्यापारियों के पास कुछ सब काम नहीं है, घर में पड़े रहते हैं और वो शायद घर में पड़े पड़े वो ये महसूस भी कर रहे हैं कि शायद इस तरह अगर वो घर में पड़े रहे तो एक न एक दिन ऐसा हो जाएगा कि बस यही सब कुछ रह जाएगा उनके लिए,
एक निकम्मेपन की तरह घर में पड़े रहना छोटे और मध्यम व्यापारियों को बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो रोज कमाने खाने वाले हैं। पूरा सुबह से घर से निकल गए, शाम को लौटे, जो भी मिला उसी से घर चलता है। कोरोना के पहले जो वेव आई थी, तो पहली मर्तबा जब छोटे और मध्यम व्यापारी और तो जो उनके अंदर जो असर था वो कुछ कम था, क्योंकि लोग मदद भी खूब कर रहे थे। लेकिन ये दूसरी मर्तबा जो आया है, इस पे लोगों की जिस तरह से मदद होनी चाहिए, लोग भी मदद नहीं कर पा रहे। फिर कहाँ तक मदद करें? उनको भी तो कहीं से लाना है। आज पहले गांव में ये होता था कि एक गांव में 1 या 2 सब्जी के ठेले या कि सब्जी वाले आते थे। आज गांव के हर एक घर में हर आदमी सब्जी बेच रहा है। ये बताइए, खरीदने वाला भी कोई होगा कि नहीं होगा? जब सब बेचने वाले होंगे तो खरीदेगा कौन? और जो उधार यहाँ वहाँ से कर्जा लेके लाते हैं और फिर शाम को बोलते यार कुछ नहीं बचा, क्योंकि बिक्री ही नहीं हुई, हर आदमी बेच रहा है। ऑटो वालों से पूछो कि सवारी कैसी मिलती है। सुबह से घर से निकल गए, 200 का तेल डलवाया, पूरा दिन बैठे रहना। एक आध मिल गई तो अलग बात है, शाम को ऐसे ही खाली आ जाना। कई तो ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी गाड़ियों को बेच दिए हैं और दूसरे के यहाँ काम कर रहे हैं। कहीं पल्लेदारी करना, कुछ काम ही नहीं बचा है किसी के पास। मैं अपनी ही बताऊं, घर में पड़े पड़े एकदम बड़ा बेचैनी महसूस होती है। कैसे, क्या करें, क्या करेंगे आगे? पर ये महामारी है, हम सबको सोचना पड़ेगा। और इससे व्यापार भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। व्यापार इस तरह से प्रभावित हुआ कि भाई व्यापार एक बाजार से चलता है, बाजार ही बंद है। हम यहाँ से लिए वहाँ दिए, वहाँ से लिए वहाँ दिए, और व्यापार एक तरफ से पूरी तरह से चौपट है, क्योंकि कोई आ जा नहीं रहा है। नौकरी वालों का क्या है, उनका तो तनख्वाह पता है, उनको तो पुख्ता मिलेगी ही। लेकिन जो रोज कमाने और खाने वाले हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित वही लोग हैं। शासन कहती है कि हम खूब सारा मदद कर रहे हैं लोगों की, इतने लाख करोड़। किसको कर रहे हो भाई? जिसको मदद हो रही उससे ही पूछोगे कि आपको किस तरह से मदद मिल रही है। पर मदद, सरकार का तो ऐलान हो कि हम मदद कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ये हुआ कि गांव-गांव में सब जगह जाके 3 महीने का गल्ला मिलने वाला है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं तो समग्र आईडी के माध्यम से ही मिलेगा। पर किसे मिल रहा है? राशन की दुकान पे जाओ तो ताला लगा है, बार बार 1 बार 2 बार फोन लगाओ, फोन बंद है उनका। जो मौके पे पहुंच गया उनको तो मिल गया। और इस महामारी में हर आदमी डरता है कि भीड़ में न जाए, और किसी को मिला किसी को नहीं मिला। ऑनलाइन की दुकानें बंद है, समग्र आईडी जिसका नहीं निकला है वो बेचारा समग्र आईडी नहीं निकल पा रहा। समग्र आईडी भी अगर किसी तरह से निकाल लिया तो फॉर्म नहीं मिल पा रहा, उसे कैसे भरेगा? पर सरकार ने ये ऐलान कर दिया कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जितनी मदद हो पा रही है वो हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे तो ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, क्या ऐलान ही करना सब कुछ है? लोग मर रहे हैं, किसी के घर पे खाने के लिए नहीं है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। ये सवाल आपने जो किया है ये बहुत ही सार्थक सवाल है कि इस महामारी से निपटने के लिए व्यापारिक स्तर पर क्या उपाय करने चाहिए।
पर ये सवाल उन व्यापारियों से पूछा जाना चाहिए जो इस महामारी काल में घर पे बैठे हैं, बहुत प्रभावित हैं। वो तो कहते हैं कि भाई सरकार के जो गाइडलाइन है कि 2 गज की दूरी बनाना, सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, हम वो सब करेंगे, पर हमारा व्यापार तो जब चालू होगा तब तो करेंगे। हम लोग भी थोड़ी सी लापरवाह हो जाते हैं। लापरवाह इसलिए कि जो सरकार के गाइडलाइन हैं उसके मुताबिक चलते भी नहीं हैं, जैसे मास्क ना लगाना, दूरी ना बनाना। पर हमें इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। आज जो लोग ये कहते हैं कि नहीं प्राइवेटेशन कर देना चाहिए, जो प्राइवेटेशन के समर्थन में है, आज उन्हें लग रहा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाते हैं कितने लंबे लंबे बिल उन्हें थमा दिया जाता है। बाप दादाओं ने जीवन भर की कमाई जो पूंजी बना के रखी थी तो सब हॉस्पिटल में जा रहे हैं। और एक सरकारी हॉस्पिटल है जो शायद लगता है कि नहीं यही ठीक ठाक है, व्यवस्था जो ये ठीक है, तब समझ में आता है कि नहीं जो प्राइवेटेशन हो रहा है वो गलत है, सरकारी सही है, यही व्यवस्था ठीक है। गरीब आदमी तो प्राइवेट हॉस्पिटल के बिल ही भरते भरते मर जाएगा। शायद वो अपने परिवार के जो बिल हैं उसे चुकता ही ना कर पाए, पूरी जायदाद बेचने के बाद भी, क्योंकि इतने लंबे लंबे बिल हैं। और मुझे नहीं लगता कि सरकारी की जो व्यवस्था है, अगर इसी व्यवस्था को अच्छी बनाई जाए तो शायद ये सबसे अच्छी व्यवस्था है। और आपने जो ये मुझसे सवाल किया है, यकीनन ये हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी सवाल था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लुकमान जी, आपने देखा कि इन्होंने भी वही बात कही जो आपने कही है। मुश्किल दौर अगर है तो ऐसे ही लोगों के लिए है, ऐसे ही लोगों के लिए है। लेकिन इसमें भी अगर देखा जाए तो जैसे सरकार अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन लगाई है और उन्होंने छूट भी दे रखी है, ऐसी छूट का लाभ कई लोग उठा भी रहे हैं। इस बात को आप स्वीकार करते हैं? देखिए, ऐसी छूट का लाभ जो उठा रहे हैं वो बड़े व्यापारी, जैसे अभी हमारे यहाँ देखा जाए, बड़े व्यापारियों को शासन ने कुछ घंटों के लिए छूट दी रखी है कि आप होम डिलीवरी दे सकते हैं। होम डिलीवरी आपने शहर के 10 से 20 व्यापारियों को दे दिया, वो उसका लाभ उठा रहे हैं। अवसर कहना चाहिए क्या, आपदा का अवसर उठा रहे हैं, वो उठा रहे हैं और अपनी मन मर्जी रेट पर सामान दे रहे हैं। लेकिन ज्यादा संख्या हमारे छोटे व्यापारियों की है जो उन्हीं के यहाँ से होलसेल में सामान खरीद के और गली नुक्कड़ कोने में और बस्ती में दुकान थी, वो तो बिल्कुल बंद है। जिसको वास्तव में जरूरत थी, जो नीडेड है, जिसको वास्तव में जरूरत थी जीविका की, वहां पर वो बंद है, उनको खुलना चाहिए था। एक और बात मैं करना चाहूंगा आपसे कि जब शासन या प्रशासन का कोई नुमाइंदा इस तरह की बातें करता है कि हाँ लॉकडाउन करना चाहिए, तो क्या उन्हें एक रणनीति नहीं बनानी चाहिए कि हाँ इस तरह से होना चाहिए जिससे छूट, क्योंकि इसमें वाकई जो आप बोल रहे हैं कि जो गरीब तबका है, सबसे गरीब तबका है, जिसको रोज खाना है, रोज कमाना है, वो परेशान हो रहा है। तो उसके लिए एक रणनीति तो होनी चाहिए। बिल्कुल, पिछले साल के कोरोना से भी सीख लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी तैयारियां नहीं थी और जब ये दूसरा चरण आया कोरोना का, और इसमें हमको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। आप देख रहे हैं कि इस बार ज्यादा, इस बार क्योंकि देखिए मौतें बहुत ज्यादा हो रही हैं और नो डाउट हमारा प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन मैं इस बात से मुझे बोलने में कोई एतराज नहीं है कि हमारी तैयारियों में खामियां थी, कहीं न कहीं खामी मैं कि एक जो ये है अपना हेल्थ सिस्टम है, इसमें अगर कोई बड़ा व्यक्ति है यानी जिसकी तनख्वाह 40-50 हज़ार रुपए है, वो अगर देखा जाए तो 6-7 लाख रुपए जोड़ के रखा हुआ है, तो एक अच्छे अस्पताल में जाता है और इलाज कराता है, उसके पास वो जोड़ तमोड़ के दे देता है। पर दूसरा वही एक जो किसान है, अगर उसका व्यक्ति
कहीं पर कोरोना से पीड़ित होता है और उसको भी बेड नहीं मिल रहा है, फिर वो सोचता है चलो प्राइवेट में करा लूं, तो वहां पर उसे किस तरह की परेशानी का झेलना पड़ता है? विश्वकर्मा जी, ये बहुत मुझे बोलने में बड़ा कष्ट हो रहा है। जो मैंने देखा है और अनुभव किया है कि जब ऐसी स्थिति आती है, एक किसान और एक मध्यम वर्गीय अपने परिजन को अच्छा से अच्छा इलाज कराना चाहता है और वो चाहता है कि मेरा परिजन स्वस्थ हो जाए, मतलब हर तरह से वो मदद करना, हॉस्पिटल तक तो वो पहुंच जाता है विश्वकर्मा जी। उसके बाद उसकी असली कहानी शुरू होती है और जैसे ही हॉस्पिटल का मैनेजमेंट उसको बताता है कि आप 2 से 4 लाख रुपया ला के जमा करिए, तो वो भागता है अपने वापस घर और गांव की ओर। वहां पर फिर उसके साथ जो होता है वो ये है कि या तो वो अपनी जमीन गिरवी रखता है या बेचता है, या अपने परिवार का जेवरात बेचता है या गिरवी रखता है। मैंने ऐसे भी हालात देखे हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं ऐसे हॉस्पिटलों का, जो मरणोपरांत मरीज के बॉडी नहीं देते हैं कि आपका इलाज का पैसा खर्च जो है वो बचा हुआ है, आप पहले बिल का भुगतान करें फिर आपको बॉडी मिलेगी। उसमें भी काफी बड़ी लड़ाई लड़ी गई है। चीजों को सुनकर सच में मानवता शर्मसार हो रही है, बिल्कुल हो रही है। मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, हमें इन सब से ऊपर उठकर कम से कम इस महामारी के दौर में तो आगे आना चाहिए। और जो अस्पतालों की दुर्दशाएं हैं, अस्पताल जो जिस तरह से कर रहे हैं वो बहुत बुरी स्थिति है। एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो उद्योग व्यापार है वो तो अपनी जगह है, इसी व्यापार में एक और बात आती है, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल। एक तरह से प्राइवेट स्कूल को मैं व्यापार की संज्ञा देता हूं। बिल्कुल है, अगर आप मेरे से सहमत हो। बिल्कुल सहमत हूं मैं। तो वहां पर भी इसकी बड़ी परेशानी हो रही है और बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी भी बड़ी असमंजस की स्थिति। उन्होंने भी आपदा को अवसर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। जी, जैसा कि आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, एक समय था कि बच्चे को मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित था, बिल्कुल अलाउ नहीं था और काफी पनिश मिलता था और उसको पेनल्टी लगती थी। जी जी। आज उसी मोबाइल पे डिपेंड हो गए हैं प्राइवेट स्कूल कि हम ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगे। आप भी समझ सकते हैं और मैं भी समझ रहा हूं, ऑनलाइन पढ़ाई का वो स्तर तो नहीं है जो मैनुअली होता है और क्लासरूम में होता है। जी जी। ये औपचारिकता हो सकती है, एक मोटा मोटी कुछ, मेरे ख्याल से ये केवल ऐसा पैसा ऐंठने का तरीका, माध्यम ये था कि इसमें कोई दो मत नहीं कि ये एक अपनी एक वैकल्पिक व्यवस्था निकाल ली कि चलो हम अब इस रास्ते से नहीं तो इस रास्ते से हम अपनी फीस निकाल, गार्जियन को दबाव बनाया जाता है और उनसे पैसा पूरी फीस ली जाती है कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, जबकि उसका रिजल्ट आपके सामने है। और आज 2 वर्ष होने जा रहे हैं, दूसरा साल है, खासकर 10th और 12th का एग्जाम अधर में लटक गया, बच्चों की पढ़ाई अधर में लटक गई और खासकर एजुकेशन सिस्टम ही पूरा लचर हो गया। बिल्कुल, बहुत इस पर भी हमारे शासन और प्रशासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इसका आखिर विकल्प क्या निकाला जाए। क्योंकि जी लुकमान जी, मैं बात कर रहा था कि जो बड़े उद्योग हैं या फिर जो एक बात और करूंगा धर्म से संबंधित, जो बड़े उद्योग हैं उनकी बात पहले कर लेता हूं कि क्या बड़े उद्योगों को नहीं चाहिए कि अपना कुछ तो अंश इन छोटे जो किसान हैं, गरीब हैं, इनको दे दिया जाए, या वो लोग का एक नैतिक दायित्व क्या नहीं बनता कि हम तो जी रहे हैं तो इन्हें भी जीने का अवसर दिया जाए? क्योंकि विश्वकर्मा जी, अपने शासन में बैठे लोगों ने ऐसी कोई गाइडलाइन या ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया कि हमारे प्रॉफिट का कुछ परसेंट बिल्कुल जाना चाहिए, सोशल वर्क में जाना चाहिए या वेलफेयर फंड में जाना चाहिए, और उसका उपयोग ऐसे समय में होना चाहिए जो आपातकालीन स्थिति और ऐसे दौर पे जो गुजर रहा है हमारा देश, निश्चित होना चाहिए। क्योंकि प्रॉफिट का एक परसेंटेज तय है, कोई भी इंडस्ट्रियल कोई भी प्रोडक्शन करती है तो अपनी लागत का एक निश्चित परसेंटेज, 5% कुछ तो जो भी प्रॉफिट का मतलब दर्शाती है वो कि भाई हम इतने परसेंट आफ्टर लागत लेंगे, हम ये प्रॉफिट है हमारा। फिर उससे सारे टैक्सेस होते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट छोटा हो या बड़ा, कोई भी XYZ, उसमें प्रॉफिट का एक परसेंटेज फिक्स रहता है। उस प्रॉफिट से वेलफेयर फंड या सोशल वर्किंग के लिए या समाज सेवा के लिए होना चाहिए, और बहुत से लोग करते भी हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक और चैप्टर देना चाह रहा था। जी जी। हमारे देश में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो अदर कंट्री की हैं, अच्छा खासा बिजनेस करती हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट लेती हैं। ऐसी विपद की स्थिति में कई बार आवाज भी उठती है कि हमारे देश से विदेशी कंपनियां कमा के और प्रॉफिट अपने देश में ले जाती हैं।
हमारे देश में उद्योग डालती जरूर हैं, लेकिन प्रॉफिट कहां जा रहा है? प्रॉफिट दूसरी जगह जा रहा है। हमारे देश के लोगों को, चंद लोगों को रोजगार भी देती हैं, लेकिन एक्चुअल जो प्रॉफिट, ये जो आपने बात कही चंद लोगों से, ये बात सही है। हाँ, तो चंद लोगों को जो वर्कर हैं उनको तो उनको रोजगार दिया है, लेकिन एक्चुअल जो मूल प्रॉफिट है वो कहां चला जाता है? वो पूरा बाहर की ओर, दूसरी कंट्रियों में चला जाता है। लेकिन अब ऐसी आपदा की स्थिति में उनसे ऐसी कोई गाइडलाइन होनी चाहिए हमारे देश में कि आपके प्रॉफिट का इतना % आपको हमारे देश में इन्वेस्ट या खर्च करना पड़ेगा, या सोशल वर्किंग में, या समाज सेवा में, या हमारे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा टैक्स के अलावा। इस बात पे मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे धर्म के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, सभी में ये व्यवस्था तो है कि हर व्यक्ति अपने कमाई का थोड़ा सा पैसा, चाहे वो 10 रुपया हो, चाहे वो 1 रुपया हो, वो दान करता है। तो ऐसा ही दान हमारा भारत देश, मुझे कहने में बड़ा गर्व होता है कि मैं समझता हूं दुनिया में ये एकमात्र ऐसा भारत देश है जहां हर धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, और ये आस्थाओं का देश है। बिल्कुल, धर्म आस्थाओं का देश। यहाँ 0% भी आपको ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो किसी धर्म और आस्था से न जुड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल। और जितनी उसकी हैसियत है वो जरूर धर्म में बिल्कुल डालता ही है, दान करने का मन उसका रहता ही है। अब ना हो हर धर्म में ये बात सिखाई जाती है। दुनिया में ये भारत ही एक ऐसा देश है जहां ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन मैं रोकूंगा आपको, थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूं। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं पहले से माफी चाहता हूं। आप अपनी बात कंप्लीट करें। हमारे बहुत से ऐसे धर्म स्थल हैं, साईं बाबा का मंदिर ले लीजिए, आप साउथ में ले लीजिए बालाजी का मंदिर लीजिए, बॉम्बे में आप ले लीजिए गणेश जी का मंदिर ले लीजिए, गणेश जी का है ना, इंदौर में है, और बहुत बड़ी जगह, और आपके अजमेर में ले लीजिए, दिल्ली में ले लीजिए, जामा मस्जिद है, और हाजी अली का ले लीजिए। मतलब जहां भी जो भी जाता, मैं नहीं समझता कि वो खाली लौटता हो, कुछ ना कुछ अपनी आस्था के अनुसार वो देकर आता है। आज विश्वकर्मा जी वहां इतना धन है कि अगर उसका सदुपयोग ऐसे महामारी के समय में अगर उनका सदुपयोग किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि भारत को बाहर से कई पैसे लेने, किसी को उससे नगद देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। उससे वो खुद साईं बाबा के नाम से बहुत बड़ी हॉस्पिटल बना दें, बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल बना दें, और इतना ज्यादा पैसा है वहां पर कि खड़े खड़े हॉस्पिटल बन जाएगा, खड़े सारी सुख सुविधाएं के साथ। बिल्कुल, पैसा कहीं किसी को देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उसको डेवलपमेंट में लगाइए, इस्टेब्लिश करिए डेवलपमेंट। आपकी जो बात है, बड़े बड़े उद्योग और साथ में ये धार्मिक स्थल है, अगर इनसे मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा पैसा भी निकाला जाए, या उनको एक, अरे आज के दौर में वहां का जो मैं देख रहा था अभी कल ही, मेरे को उसमें मोबाइल में देख रहा था कि ज्यादा नहीं 25% जितना उनके पास है उसका 25% पूरा मत निकालिए, आगे आने वाले समय के लिए रखिए। ये पैसा कहां से आया? पब्लिक का पैसा है, ये हमारे ही तरफ से। भगवान और अल्लाह को पैसे की जरूरत नहीं है विश्वकर्मा जी। बिल्कुल सही बात है, वो तो इंसानों के लिए, इंसानों का दिया गया, वो तो देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। और मैं माफी चाहता हूं, ये मेरी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, नहीं, अगर गलत हो तो मैं उसको वापस लेने को तैयार हूं। नहीं, ये बिल्कुल सही है। वो तो देने के लिए बैठे हैं, लेने के लिए नहीं बैठे हैं। जो जनता का है, अगर वो जनता पे ही खर्च कर दें, हर ट्रस्ट, हर मंदिर, हर मस्जिद, और इस बात पे मुझे बोलने में कोई इतराज नहीं है, मैं प्राउड हूं और दिल से धन्यवाद बोलता हूं अपने पंजाबी समाज जो गुरुद्वारा लंगर करते रहते हैं, मतलब दिल से थैंक यू। बिल्कुल। जो देश में नहीं पूरी दुनिया में आप अगर कहीं सबसे पहले कतार में अगर कोई मिलेगा तो वो सिख समाज मिलेगा, और उनके गुरुद्वारा मिलेंगे, समाज सेवा में, भंडारे में, गरीबों की मदद करने में, अनुदान, मतलब हर हेल्प में, हर मदद में। अगर हमारे इस
पूरी चर्चा का निचोड़ निकाला जाए तो ठीक है, किसान परेशान है, बिल्कुल परेशान, आम आदमी परेशान है, मध्यम वर्गीय परेशान है। तो अगर इन पर मदद की बात कही जाए तो केंद्र सरकार, राज्य सरकारें अपनी मदद कर रही, लोग भी आकर मदद करें। पर आपने जो एक दो बातें कही है कि उद्योग जो जितने बड़े हैं, अगर उनमें से वो 10% या 25%, और इस तरह से जैसे धार्मिक स्थल है उन्होंने अगर 25% हिस्सा इन लोगों के लिए खर्च किया, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि भारत को कहीं भी किसी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। आज आप देखिए, बहुत सी ऐसी कंट्रियां हैं जो हमारे देश को मदद कर रही हैं। ठीक है, अच्छी बात है, समय की बात है। आज हमारे ऊपर विपदा आई है, कल कहीं और आ सकती है। तो हमारे देश के द्वारा भी मदद किया जा रहा था, समय समय से किया गया है, बिल्कुल। लेकिन सब कुछ रहते हुए, आखिरी लाइन बोलने जा रहा हूं, सब कुछ रहते हुए मेरे देश में आज भी सोने की चिड़िया से कमजोर कुछ नहीं, सब हर चीज है हमारे पास, हर चीज है, खजाना भरा पड़ा है। ऑक्सीजन हम बाहर से मंगा रहे थे, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हम उत्पादन करते हैं। जितने दिन 15 से 20 दिन, 1 महीने लगता है एक प्लांट को लगाने में। मेरे पास एक जानकारी है, आप जितने दिन आप सिलेंडर कलेक्शन में लगा रहे हैं, 2 महीने में प्लांट लग जाता है, प्लांट खड़ा हो जाता है, नया प्लांट खड़ा हो जाता है, बिल्कुल, जो वर्तमान और भविष्य के लिए हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। कितनी जानें चली गई जो ऑक्सीजन के बिना चली गई, लेकिन हमको इससे सीख लेना चाहिए कि आज हमारे पास ये कमी हुई, तो इसका आने वाले समय में हम बिल्कुल कैसे सही बात है, पहले से तैयारी करें। और ये मैं दर्शकों आपको बता दूं कि हमारी इस चर्चा में जो 2 बड़ी बातें सामने आई हैं, वो उसी को लेकर मैं अपनी चर्चा को विराम देता हूं कि उद्योग हो या जितने बड़े लोग हैं, जितने लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा मतलब पैसे को लेकर और साथ में अपने स्टेटस को लेकर बहुत ऊंचे हैं, जिनके पास सब कुछ है, और एक दूसरा वर्ग जो धार्मिक स्थल है उनके पास भी बहुत है। अगर वो सब मिलकर इस देश को मदद करना शुरू करें, मैं कहता हूं पूरा नहीं, जैसे लुकमान जी ने कहा है कि केवल 25% मदद करना शुरू करें, तो भारत फिर से सोने की चिड़िया है। वैसे भी भारत सोने की चिड़िया है और हमेशा बना रहेगा। मैं अपनी चर्चा को यहीं विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कमेंट्स हम जरूर देते रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।